हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट इम्प्लाइड कंडीशन का, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इम्प्लाइड वारंटी के कॉन्सेप्ट की। इम्प्लाइड कंडीशन क्या होती है, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इम्प्लाइड वारंटी को भी समझ। इम्प्लाइड वारंटी के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूं कि अगर ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड वारंटी होता है, यहाँ पे जब हम इम्प्लाइड वारंटीज की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। मेरा मतलब है कि यहाँ पे बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस डिमांड कर सकता है। तो इम्प्लाइड कंडीशंस एंड इम्प्लाइड वारंटीज, इसमें यही मेन डिफरेंस है। इम्प्लाइड कंडीशन का ब्रीच हुआ है तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हो। लेकिन जब ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड वारंटी हुआ है उस केस में बायर जो है वो सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। और इसलिए कहते हैं कि इम्प्लाइड कंडीशन को, ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया जा सकता है, बट ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं किया जा सकता। ऑल राइट, तो टॉपिक को शुरू करते हैं। और टॉपिक को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन सब लोगों के लिए जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप लोग भी आने वाले जुडिशरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अन अकेडमी प्लस के ऊपर मेरा जुडिशरी का बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है फ्रॉम 11th ऑफ अगस्त। तो ये जो बैच है, इस बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ CPC 1908। तो CPC का कोर्स मेरा यहाँ पे चल रहा है। इवनिंग में टाइमिंग रहती है, इवनिंग में 5 o'clock मेरी क्लास का टाइमिंग रहता है। आप मेरा ये कोर्स जो है अन अकेडमी की ऐप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा ये सब मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए बेसिकली आपको अन अकेडमी लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करना है। आपका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको मिल जाएगा मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल का लिंक। तो आप मेरी अन अकेडमी की प्रोफाइल के लिंक पे क्लिक करेंगे, अन अकेडमी ऐप के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अन अकेडमी का जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, प्लस सब्सक्रिप्शन जब आप परचेज करेंगे, तो वहाँ पे आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हैं। एंड माई कोड इज़ SAVY10। जब आप ये मेरा कोड अप्लाई करेंगे तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% ऑफ मिलेगा। और इस सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद आप मेरी अन अकेडमी प्लस के ऊपर लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, मुझसे लाइव अपने डाउट्स जो हैं वो डिस्कस कर। ऑल राइट, सो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी अन अकेडमी प्रोफाइल का लिंक, मुझे फॉलो कर लीजिएगा अन अकेडमी ऐप के ऊपर। कोड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये अन अकेडमी ऐप का यूजर इंटरफेस है। बेसिकली यहाँ पे आपको कोड जो है अप्लाई करना होता है, तो दिस इज वेयर यू नीड टू अप्लाई द कोड। यहाँ आप कोड को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये अन अकेडमी के देखो प्राइसिंग प्लान्स है, क्योंकि आप लोगों के बहुत क्वेश्चन होते हैं कि प्राइसिंग प्लान क्या है अन अकेडमी लर्नर्स ऐप के ऊपर। तो ये सारे जुडिशरी कोर्स के प्राइसिंग प्लान है। जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए आप एनरोल करोगे उतना ही ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ जाएगा आपके लिए। सो यहाँ पे, और साथ ही साथ अगर आप ये कोड लगा लोगे SAVY10 तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो जो भी आपका गोल है 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या 18 मंथ्स, जितनी भी ड्यूरेशन के लिए आप चाहते हो उतनी ड्यूरेशन के लिए आप अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है आप ले सकते हो। अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन किसी भी कोर्स में एनरोल करते हो तो वहाँ पे आप ये कोड अप्लाई कर सकते हो, आपको 10% ऑफ मिल जाए। अभी अन अकेडमी के ऊपर ये एक ऑफर भी चल रहा है जिसमें कि 12 मंथ्स के ऊपर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। तो अलग अलग ड्यूरेशन पे अलग अलग टाइम लिमिट के लिए सब्सक्रिप्शन साथ में फ्री मिल रहा है। साथ में मेरा कोड लगाने पे आपको 10% ऑफ भी मिल रहा है। दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ अन अकेडमी, ये आपके सामने है। इसके साथ साथ अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं ये भी चाहूँगा कि आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें जुडिशरी एग्जाम 360 यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे मेरी जुडिशरी की लाइव क्लासेस होती हैं। तो अगर आप जुडिशरी मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अन अकेडमी की मेरी प्रोफाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस प्रोफाइल को आप फॉलो कर लेना, और चाहो तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल राइट, टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है जुडिशरी एग्जाम 360। यहाँ पे फॉलो कर लेना, यहाँ पे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की लिंक एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती है। ऑल राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन सब लोगों के लिए जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी क्लासेस में मुझसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम लोग बात कर लेते हैं इम्प्लाइड वारंटी के बारे में। तो बेसिकली इम्प्लाइड वारंटीज़ में हम किस किस को शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए,
इम्प्लाइड कंडीशन, आई रियली होप आप सब लोगों ने वीडियो देखा होगा और आप सब लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि इम्प्लाइड कंडीशन किसे कहते हैं। अब इम्प्लाइड वारंटी में जो पहला पॉइंट है इसको हम समझते हैं। अगर ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड वारंटी होता है तो सबसे पहले यहाँ राइट मिलता है। किसको राइट मिलता है? यहाँ राइट मिल जाता है बायर को कि सिर्फ वो डैमेजेस क्लेम कर सकता, सिर्फ वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। तो पहला आया देखो, वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन। बेसिकली बायर जो है उसके पास अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन रहेगा। ये यहाँ पे एक एस्पेक्ट है, बायर के पास में क्या होना चाहिए? अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन होना चाहिए। अगर उसके पास अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन नहीं है तो इस केस में गलती किसकी है? इस केस में गलती सेलर की। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देकर, ये वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन जो है ये बेसिकली कंडीशन एज टू टाइटल से बहुत सिमिलर है। कंडीशन एज टू टाइटल सेक्शन 14A में है और ये 14B में है। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि वारंटी ऑफ क्वाइट पोजीशन जो है ये बेसिकली एक्सटेंशन है किसका? वारंटी एज टू टाइटल का। तो एक एग्जांपल देखिए और इसको समझिए कि अगर सेलर जो है वो बायर को एक टाइप राइटर सेल करता है, इज इट क्लियर? क्या सेल करता है? वो एक टाइप राइटर सेल करता है। वो टाइप राइटर बेसिकली सेकेंड हैंड है और बायर क्या करती है? बायर उसको रिपेयर भी करवाती है। तो उसको रिपेयर करवाने में भी वो एक्सपेंसेस जो हैं वो लगाती है। इज इट क्लियर? सेलर जो है टाइप राइटर सेल कर रहा है बायर को और बायर जो है उसको रिपेयर करवाने में एक्सपेंसेस भी लगा रहा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या होता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, उसके बाद यहाँ पे ये बात डिस्कवर होती है कि वो जो टाइपराइटर जो सेलर ने सेल किया है उसका ट्रू ओनर कोई और है। और ट्रू ओनर बेसिकली अब बायर से क्या करता है? अब बायर से अपना टाइपराइटर यानी कि गुड्स को क्लेम, टाइपराइटर को वो यहाँ पे उससे क्लेम। नाउ इन दिस सिचुएशन ये बात स्टैब्लिश हो गई कि वो जो टाइपराइटर था बेसिकली वो चोरी का था। दैट वाज ए स्टोलन प्रोडक्ट, चोरी की थी। और चोरी किसने की थी? सेलर ने यहाँ पे उसको चोरी करके सेल कर दिया था। नाउ इन दिस सिचुएशन बायर के पास में क्या राइट होगा? क्योंकि बायर को इस बात की कोई नॉलेज नहीं थी कि उसको जो प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है ये चोरी का प्रोडक्ट है। तो बायर यहाँ पे क्या कर सकता है या क्या कर सकती है? बायर बेसिकली यहाँ पे डैमेजेस मांगेगी, डैमेजेस मांगेगी और साथ ही साथ जो कॉस्ट उसने पे की, जो उसने कॉस्ट पे की, किसकी कॉस्ट? उसको रिपेयर करवाने की जो कॉस्ट पे करनी पड़ी वो कॉस्ट भी बायर डिमांड कर सकती है। किससे? सेलर से डिमांड। क्यों डिमांड कर सकती है? क्योंकि यहाँ पे जो उसका पोजीशन था वो बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि वो डिस्टर्ब्ड पोजीशन हो गया। यहाँ पे सेलर का टाइटल ही डिफेक्टिव था। सेलर के पास में ये राइट ही नहीं था कि वो उन गुड्स को सेल कर सके क्योंकि अल्टीमेटली जो गुड्स थे वो चोरी के गुड्स थे, स्टोलन गुड्स थे। ऑलराइट, ये बात समझ में आई सबको? अब देखिए पहला पॉइंट हमने ये देखा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वारंटी ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम एनक्यूम्बरेंसेस, एनक्यूम्बरेंस। इज इट क्लियर? वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनक्यूम्बरेंसेस। ठीक है, अब एनक्यूम्बरेंसेस क्या है यहाँ पे ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली फ्री फ्रॉम एनक्यूम्बरेंसेस का मतलब जिन गुड्स को सेल किया जा रहा है ना उन गुड्स के ऊपर किसी और का कोई चार्ज ना हो। इज इट क्लियर? उन गुड्स के ऊपर किसी और का कोई चार्ज ना हो, क्योंकि अगर उन गुड्स के ऊपर किसी और का चार्ज है तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में बायर के पास गुड्स का टाइटल जो होगा वो पूरी तरीके से फ्री नहीं होगा। ठीक है, कहने का मतलब है गुड्स को किसी के पास में प्लेज नहीं कर रखा सेलर ने। एक एग्जाम्पल देकर इसको भी समझाता हूं। देखिए यहां पे इस एग्जाम्पल में देखिए कि एक सेलर है और ये सेलर बेसिकली क्या करता है? सेलर
अपनी वॉच को प्लेज कर देता है, ठीक है। तो वो जिसके पास प्लेज करता है बेसिकली, राइट, वो प्लेज कर देता है, तो उसको हम बोल देंगे क्या, उसको हम बोल देंगे पाउनी। पाउनी वो पर्सन जिसके पास में उसने अपनी वॉच को प्लेज कर दिया, पाउनर पाउनी, राइट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं। नाउ ये जो पाउनी है, लेट्स से इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिस्टर एक्स। अब सेलर यहां पे क्या करता है, सेलर यहां पे एक बार फिर, सेलर यहां पे एक बार फिर उस वॉच का पोजेशन लेता, पोजेशन लेता है कितने दिनों के लिए, वो बोलता है कि आप मुझे कुछ दिनों के लिए पोजेशन दे दीजिए। प्लेज कर रखा है वॉच को और फिर वो उसी वॉच का पोजेशन ले लेता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो पहले तो वो प्लेज करके कुछ अमाउंट जो है वो रेज करता है, उसके बाद कुछ टाइम के लिए वापस सेलर अपनी ही वॉच को वापस मांगता है, और उसके बाद यहाँ पे सेलर क्या करता है, अब यहाँ पे सेलर उस वॉच को सेल कर देता है, उस वॉच को सेल कर देता है। एक बात याद रखिए, ओनर अभी सेलर ही है वॉच का, पाउनी अभी ओनर नहीं बना है उस वॉच का। हम माना कि सब्जेक्ट टू प्लेज है, सब्जेक्ट टू प्लेज है। अब यहाँ पे आता है एक बायर। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इस बायर को इस बात की नॉलेज है या नॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर नॉलेज है तो फिर बायर को कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, और अगर नॉलेज नहीं है तो बायर को रेमेडी मिल सकती। इज इट क्लियर? अब बायर को उसने सेल कर दिया सेम वॉच, उसने जो जिस वॉच को उसने प्लेज किया था, जिसके पास प्लेज किया था उससे वॉच को लेकर आया, और उसके बाद में उसको एक बायर को सेल कर दिया। अब जब ये बात पता लगी मिस्टर एक्स को, जो यहाँ पे पाउनी है, जब उन्हें ये बात पता लगी, तो उन्होंने बेसिकली उस वॉच को क्या किया, उस वॉच को क्लेम किया। जब उन्होंने उस वॉच को क्लेम किया, तो बायर ने बेसिकली क्या किया, बायर ने पाउनी को पेमेंट कर दिया। पाउनी जो अमाउंट सेलर से डिमांड कर सकता था, इज दैट क्लियर? तो उसने क्या किया, वो वॉच को रिटेन करने के लिए अपने पास पेमेंट कर दिया। किसको पेमेंट किया, समझ रहे हो मेरी बात, पाउनी को पेमेंट किया। ऑल राइट, इतनी बात समझ में आई। फिर देखिए आगे क्या, फिर देखिए आगे क्या हो। अब इस सिचुएशन में बेसिकली हम ये बोलेंगे कि फ्रीडम फ्रॉम एनक्यूम्बरेंसेस चाहिए था, वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनक्यूम्बरेंसेस, लेकिन वहां पे तो बायर को पेमेंट करना पड़ा, यानी कि सेलर ने ये बात बायर को नहीं बताई थी कि जो वॉच मैं आपको सेल कर रहा हूं ये तो मैंने ऑलरेडी किसी और को प्लेज कर रखी है। तो यहाँ पे बायर के पास में ये राइट होगा कि वो अमाउंट जो है वो क्लेम कर सकता, राइट टू क्लेम दी अमाउंट। इज इट क्लियर? कि वो क्या कर सकता है, वो जो अमाउंट है उस अमाउंट को क्लेम कर सकता है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये होता है फ्री फ्रॉम एनक्यूम्बरेंसेस। एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर बायर को पहले से ही ये बात पता थी कि जो गुड्स वो खरीद रहा है उसको किसी और के पास में ऑलरेडी प्लेज कर रखा है, तो उस केस में बायर को ये राइट नहीं मिलता। क्लियर है पूरी तरीके से ये पॉइंट आप सब लोगों को? चलिए आगे चलते हैं और अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे आता है, दैट पॉइंट इज इम्प्लाइड वारंटी का जो थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट है ये, वारंटी ऑफ डिस्क्लोजिंग, डिस्क्लोजिंग द डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। इज इट क्लियर? अब उसको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, किसको, डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली किसकी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सेलर की है, दैट ही हैज टू डिस्क्लोज कि जो गुड्स आप खरीद रहे हो वो क्या है, वो डेंजरस नेचर के गुड्स हैं। तो यहाँ पे एक बात देखिए, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, कि यहाँ पे जो बायर है, इस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, वो सेलर से परचेज कर रहा है, देयर इज ए टिन ऑफ
दिस इन्फेक्टेंट पाउडर, गेटिंग माई पॉइंट। वो परचेज कर रहा है क्या, टिन ऑफ डिसइंफेक्टेड पाउडर। किससे परचेज कर रहा है वो सेलर से परचेज कर रहा है। अब यहां पे सेलर को ये बात पता है कि जो लिड है ऑफ टिन, उस टिन की जो लिड है दैट इज डिफेक्टिव, और उसको ओपन करने के लिए स्पेशल केयर की जरूरत है। ठीक है, इसको ओपन करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, इसको ओपन करने के लिए स्पेशल केयर इज रिक्वायर्ड। तो क्योंकि यहां पे स्पेशल केयर रिक्वायर्ड है, लेकिन वो इस बात को रिवील नहीं करता। अब जब इस डिसइंफेक्टेंट पाउडर को जब बायर ओपन करता है, जब बायर ओपन करता है जिसके लिए स्पेशल केयर की जरूरत थी, जिसके बारे में सेलर ने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया था, और अगर ओपन करने के बाद उसको कोई इंजरी होती है तो उस केस में कौन लायबल होगा, उस केस में लायबल होगा सेलर। तो यहां पे सेलर को रिवील करना चाहिए था, ही शुड हैव डिस्क्लोज्ड इट, गेटिंग माई पॉइंट। उसको बेसिकली क्या करना था, उसको बेसिकली इस बात को डिस्क्लोज करना, उसको ये बताना था बायर को कि जिन गुड्स को आप खरीद रहे हो, ठीक है, इसमें स्पेशल केयर की जरूरत है। अगर नहीं बताया तो इस केस में गलती किसकी है, सेलर की। तो यहाँ पे बायर क्या क्लेम कर सकता है, बेसिकली यहाँ बायर जो है वो सेलर से डैमेजेस क्लेम कर सकता है, बिकॉज नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, अगेन ये ब्रीच ऑफ वारंटी का एग्जाम्पल है। ऑल राइट, समझ में आया आप सबको। तो ये मैंने जो आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं, ये किसके पॉइंट्स हैं, ये इंप्लाइड वारंटीज के पॉइंट है। इंप्लाइड कंडीशन को हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, एंड आई होप कि इंप्लाइड वारंटी भी आपको पूरी तरीके से क्लियर है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आपको इस टॉपिक में नहीं होना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का बेनिफिट जो है वो मिलता रहे। और आप मुझे ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।